हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 10th क्लास का श्वसन तंत्र। उसमें हमने कुछ पिछली क्लासों में कुछ बातें हमने पढ़ी थी। आज उन्हीं बातों को लेते हुए आगे की क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, एक बार हमने जो कल पढ़ा था उसका मैं रिवाइज कर लेता हूँ। कल हमने लास्ट में पढ़ा था श्वास नली के बारे में, जिसको आप ट्रेके कहते हो इंग्लिश में। श्वास नली का जो शीर्ष वाला भाग है यानी ऊपर वाला भाग है, उस ऊपर वाले भाग के ऊपर पाए जाते हैं कंठ। ठीक है। श्वास नली एक पतली लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है। उसके अंदर सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो हाइलिन उपास्थि के बने हुए होते हैं। ये सी आकार के छल्ले श्वास नली को पिचकने से रोकने का कार्य करते हैं। ये जो सी आकार के छल्ले हैं ये किससे बने होते हैं? उपास्थि से। कौन सी उपास्थि? हाइलिन उपास्थि। ठीक है। फिर हमने कहा था कि श्वास नली के अंदर गोबलेट कोशिकाएं या क्लस कोशिकाएं पाई जाती है जो श्लेष्मा स्रावित करती है, जिससे श्वास नली नम और चिकनी बनी रहती है। ठीक है। आज और हमने लास्ट में ये एक बात और पढ़ी थी कि जो श्वास नली है वो आगे की ओर चलकर दो भागों में बढ़ जाती है जिनको श्वसनी या ब्रोंकाई कहते हैं। और प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है। मतलब दाएं श्वसनी दाएं वाले फेफड़े में प्रवेश करेगी और बाएं श्वसनी बाएं वाले फेफड़े में प्रवेश करेगी। ठीक है। आज जो टॉपिक है वो फेफड़े हैं। फेफड़े जिनको आप लंग्स कहते हो। पहले मैंने इनको एक बार नोट कर लिया ताकि टाइम की बचत हो जाए और हमें समझने में आसानी भी हो। ठीक है। तो फेफड़ों को इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं। स्तनधारियों का मुख्य श्वसनांग, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन मैमल्स, वो कौन से हैं? लंग्स है। फेफड़े फेफड़े स्तनधारियों का मुख्य श्वसनांग है। ये बात आपको याद रखनी है। स्तनधारियों का मुख्य श्वसनांग क्या है? फेफड़े हैं। मनुष्य के अंदर जो फेफड़े है वो एक जोड़ी पाए जाते हैं। हमारे अंदर फेफड़े कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी का मतलब क्या हो गए? संख्या में कितने हो गए? दो हो गए। ठीक है। एक दायां फेफड़ा होता है और एक बायां फेफड़ा होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि मनुष्य के अंदर एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, अर्थात संख्या में कितने हैं? दो है। और कहां पाए जाते हैं? वक्षीय गुहा में पाए जाते हैं, थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। मैंने ये बातें आपको पहले बता दी हैं कि डायफ्राम के ऊपर वाला भाग वक्षीय गुहा यानी थोरेसिक कैविटी कहलाता है और डायफ्राम के नीचे वाला भाग उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है। ठीक है। तो फेफड़े यहाँ वक्षीय गुहा में होते हैं। ठीक है। देखो, एक बात बता देता हूं। जैसे ये फेफड़े हैं, श्वसन तंत्र का हमने यही चित्र बनाया था। दोनों फेफड़े किसके ऊपर टिके हुए? डायफ्राम के ऊपर टिके हुए। जो फेफड़े हैं ये डायफ्राम के ऊपर टिके रहते हैं और इन दोनों फेफड़ों के बीच में हमारे इस साइड में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, किस साइड में? लेफ्ट साइड में यानी बाई साइड में हार्ड पाया जाता है। दोनों फेफड़ों के बीच में क्या पाया जाता है? हार्ड पाया जाता है। और हार्ड कौन से फेफड़े के पास है? थोड़ा सा लेफ्ट लंग्स के पास में, बाएं फेफड़े के पास में। ये बात भी याद रखना कि जो हृदय है वो हृदय कहां पाया जाता है? तो दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। और कौन से फेफड़े के पास होता है? तो बाएं फेफड़े यानी लेफ्ट लंग्स के पास में पाया जाता है हार्ट। ये बात याद रखनी है। तो कहां पाए जाते हैं फेफड़े? वक्षीय गुहा में पाए जाते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। संख्या में कितने हैं? दो है। और स्तनधारियों का मुख्य श्वसनांग क्या है? फेफड़े। आगे की बात करें तो फेफड़ों के ऊपर अंतकंकाल, अंतकंकाल का मतलब है एंडोस्केलेटन। अंतकंकाल, जब कंकाल तंत्र पढ़ेंगे तब बताएंगे। अंतकंकाल का बना एक पिंजरा पाया जाता है। फेफड़ों के ऊपर अंतकंकाल यानी एंडोस्केलेटन का एक बड़ा पिंजरा पाया जाता है। इस पिंजरे को कहते हैं वक्षीय पिंजरा। और इसी पिंजरे के अंदर हमारा जो फेफड़े हैं वो सुरक्षित रहते हैं। हार्ट इसी के अंदर सुरक्षित रहता है। ऊपर पसलियों का पिंजरा होता है। ठीक है, एक तरह का थोरेसिक केज, इंग्लिश में वक्षीय पिंजरा को कहते हैं। तो फेफड़ों के ऊपर अंतकंकाल का बना एक पिंजरा पाया जाता है जिस पिंजरे को वक्षीय पिंजरा कहते हैं और इसी पिंजरे के अंदर हमारे फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि फेफड़े ठोस होते हैं और स्पंजी होते हैं। फेफड़े कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं और स्पंजी होते हैं। अगर फेफड़ों के रंग की बात करें, रंग कैसा होता है? कलर, तो इनका कलर गुलाबी होता है। ये मैंने पहले ही बता दिया, लिख लिया। देखो यहाँ पर फेफड़ों का रंग कैसा है? गुलाबी है। फेफड़ों के ऊपर प्रत्येक फेफड़े के ऊपर एक सिलोमिक एपिथेलियम का बना एक आवरण पाया जाता है जिसको प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। मतलब जैसे मान लो ये फेफड़ा है, इस फेफड़े के ऊपर सिलोमिक एपिथेलियम का एक आवरण पाया जाता है, ये इस प्रकार सा। ठीक है। ये मान लो लंग्स है, फेफड़ा है, इसके ऊपर ये सिलोमिक एपिथेलियम का एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण को कहते हैं प्लूरा। क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। ये बात याद रखना, प्लूरा कहते हैं। ये प्लूरा
ये प्लूरा दोहरी कलाबद्ध यानी डबल मेम्ब्रेन वाला होता है, मतलब इसके बाहर की ओर दो झिल्लियां पाई जाती है। प्रत्येक फेफड़े के बाहर कितनी झिल्लियां होती है? 2 झिल्लियां। जैसे इस डायग्राम से आप समझने का प्रयास करो। मान लो ये बीच में ये फेफड़ा है, ठीक है। इस फेफड़े के बाहर जो ये सिलोमिक एपिथेलियम का पूरा आवरण है, इस आवरण को क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। इस प्लूरा के अंदर कितनी झिल्लियां होती है? 2 झिल्लियां या 2 कलाएं होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन वाला होता है। ये बाहरी झिल्ली और ये अंतर वाली झिल्ली, ठीक है। बाहरी कला और इसको आंतरिक कला भी कहते हैं। इन दोनों कलाओं के बीच में देखो मैंने एक लिक्विड बनाया, ऐसे एक लिक्विड भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है इस प्रकार से, ठीक है। इस द्रव को कहते हैं प्लूरल द्रव, प्लूरल लिक्विड, प्लूरल द्रव। ये द्रव क्या करता है कि फेफड़ों को घर्षण से बचाता है। जैसे देख आगे हम पढ़ेंगे श्वसन की क्रियाविधि में हम अंत श्वसन और निःश्वसन 2 चरण पढ़ेंगे। तो फेफड़े डायफ्राम के नीचे जाने से आयतन बढ़ता है, ठीक है। फेफड़ों का आयतन भी बढ़ता है, वक्षयुग्म का भी आयतन बढ़ता है। फिर डायफ्राम अगर निःश्वसन में वापस कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, तो वक्षयुग्म का आयतन कम होता है, फेफड़ों का आयतन कम होता है। तो ये फेफड़े अप डाउन करते रहते हैं ना, तो इस समय घर्षण होता है। इस घर्षण से बचाता है कौन? प्लूरल द्रव। ये याद रखना कि प्रत्येक फेफड़े के ऊपर एक सिलोमिक एपिथेलियम का एक आवरण होता है, ठीक है। इस आवरण को कहते हैं प्लूरा कहते हैं। और इस प्लूरा के अंदर 2 झिल्लियां या 2 कलाएं होती है, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक बाहरी कला और एक आंतरिक कला। इन दोनों कलाओं के बीच में एक द्रव भरा रहता है, एक द्रव यानी एक लिक्विड भरा रहता है। उस लिक्विड का नाम है प्लूरल द्रव। और इस द्रव का कार्य फेफड़ों को घर्षण से बचाना। किससे बचाना? घर्षण से बचाना। ये याद रखना यहाँ तक। फिर आगे की बात करें तो देखो फेफड़े 2 होते हैं। अभी हमने कहा कि मनुष्य के अंदर कितनी जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं? 1 जोड़ी, यानी संख्या में कितने हो गए? 2, एक बायां फेफड़ा और एक दायां फेफड़ा। इस बाएं फेफड़े के पास में हमारा हार्ट पाया जाता है, ठीक है, हृदय पाया जाता है। जो बायां फेफड़ा है, इस बाएं फेफड़े को 2 भागों में बांटा गया है, मतलब इस बाएं फेफड़े के अंदर 2 भाग होते हैं, 2 पिंड होते हैं। जबकि जो दायां फेफड़ा है उसके अंदर 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। जैसे देखो ये बायां फेफड़ा है और ये दायां फेफड़ा है। इस बाएं भाग के अंदर फेफड़े के अंदर 2 भाग होंगे, मतलब ये 1 वाला और ये 2 वाला, ठीक है। और ये दायां फेफड़ा है तो इसके अंदर कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कहने का मतलब यह है कि बायां फेफड़ा 2 भागों में बटा रहता है, जबकि दायां फेफड़ा 3 भागों में बटा रहता है। तो ऑफकोर्स है ये बात तो कि इन दोनों फेफड़ों में से बड़ा फेफड़ा कौन सा होगा? तो थोड़ा बड़ा वाला ये वाला होगा। कौन सा? दायां फेफड़ा। क्योंकि दायां फेफड़ा यानी राइट लंग्स कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। तो ऑफकोर्स है ये बात कि ये फेफड़ा थोड़ा बड़ा होगा आकार में। और लेफ्ट लंग्स जो बायां फेफड़ा है ये 2 भागों में बटा रहता है। और इसी बाएं फेफड़े के पास हमारा हृदय पाया जाता है, हार्ट स्थित होता है। फिर आगे कि प्रत्येक फेफड़ा है, उस फेफड़े के अंदर कुछ पॉकेट लाइक संरचनाएं पाई जाती है, कुछ इस प्रकार की पॉकेट लाइक संरचनाएं होती है। इन पॉकेट लाइक संरचनाओं को कहते हैं कुप्पिकाएं। क्या कहते हैं? कुप्पिकाएं, एल्बुली कहते हैं। याद रखना कि प्रत्येक फेफड़े के अंदर पॉकेट लाइक संरचना होती है। इन पॉकेट लाइक संरचनाओं को कुप्पिकाएं कहते हैं, इंग्लिश में इनको एल्बुली कहते हैं। यही कुप्पिकाएं इस फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। यानी लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है? एल्बुली है, कुप्पिकाएं है। ये जो फेफड़े हैं उन फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। थोड़ी आगे बात करें तो देखो प्रत्येक फेफड़े के अंदर इन कुप्पिकाओं की संख्या लगभग 60,000 करोड़ होती है। कितनी होती है? 60,000 करोड़ होती है। प्रत्येक फेफड़ों के अंदर इन कुप्पिकाओं की संख्या होती है 60,000 करोड़। और इन्हीं कुप्पिकाओं में होता है गैसों का विनिमय। क्या होता है? गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का विनिमय होता है, गैसों का विनिमय होता है। एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि फेफड़ों में जो ये गैसों का या कुप्पिकाओं में जो गैसों का विनिमय होता है यह कौन सी विधि से होता है? तो ये विसरण विधि द्वारा होता है। कौन सी विधि द्वारा होता है? विसरण विधि द्वारा होता है। और विसरण विधि तो आप जानते होंगे कि विसरण किसे कहते हैं? कि अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। सुनना एक बार, परिभाषा को नोट करना कि अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ये बात याद रखनी है आपको। तो इसी विसरण विधि के द्वारा हमारे शरीर के अंदर कुप्पिकाओं में गैसों का विनिमय होता है। तो देखो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? फेफड़े पढ़े, फेफड़ों को इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। स्तनधारियों का जो मुख्य श्वसनांग है वो फेफड़े है। मनुष्य के अंदर 1 जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं,
अर्थात संख्या में कितने हो गए, दो हो गए, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। कहाँ पाए जाते हैं, वक्षीय गुहा में पाए जाते हैं, थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। इन फेफड़ों के ऊपर अंतक कंकाल यानी एंडोस्केलेटन का एक बना पिंजरा पाया जाता है। इस पिंजरे को कहते हैं वक्षीय पिंजरा, और इसी पिंजरे के अंदर दोनों फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। फेफड़े कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, स्पंजी होते हैं, रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है, और प्रत्येक फेफड़ों के ऊपर सिलोमिक एपिथेलियम का एक आवरण पाया जाता है, एक कवर पाया जाता है, जिसको प्लूरा कहते हैं। और इस प्लूरा के अंदर दो झिल्लियां या दो कलाएं पाई जाती है, दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। इनको बाहरी कला या आंतरिक कला कहते हैं। हालांकि 11वीं क्लास में जब बाहरी कला को अलग नाम से जाना जाता है, आंतरिक कला को अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी आपको 10वीं के अनुसार यही याद रखना है कि एक बाहरी कला होती है, एक आंतरिक कला होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। दोनों कलाओं के बीच में यानी दोनों इन झिल्लियों के बीच में या मेम्ब्रेन्स के बीच में एक द्रव भरा रहता है, जिसको प्लूरल द्रव या प्लूरल लिक्विड कहते हैं। यह द्रव क्या काम करता है कि फेफड़ों को घर्षण से बचाने का प्रयास करता है या घर्षण से बचाता है। फिर फेफड़े दो होते हैं, बायां फेफड़ा दो भागों में बटा रहता है, दायां फेफड़ा तीन भागों में बटा रहता है। बायां फेफड़ा, इस बाएं फेफड़े के पास में हमारा हार्ट स्थित होता है, और प्रत्येक फेफड़ों के अंदर पॉकेट लाइक इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। इन संरचनाओं को कुप्पिकाएं या एल्बुली कहते हैं। ये फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। फिर याद रखना है कि प्रत्येक फेफड़ों के अंदर लगभग इन कुपिकाओं की संख्या कितनी होती है, 60,000 करोड़, इतनी ज्यादा संख्या होती है। और इन्हीं कुपिकाओं के अंदर हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है। और कौन सी विनिमय, किस विधि द्वारा होता है, विसरण विधि के द्वारा गैसों का विनिमय होता है। और विसरण किसे कहते हैं, तो अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। थोड़ा सा एक टॉपिक पहले आपको पढ़ा देता हूं मैं, पसलियां यानी जिसको आप इंग्लिश में रिब्स कहते हो। पसलियों के बारे में आपको अच्छी तरह से पहले एक बार पढ़ना है, फिर हम डायफ्राम की बात करेंगे। ठीक है, पसलियां क्या होती है, किस प्रकार से इनकी संरचना होती है, वो करते हैं अभी। ठीक है, एक बार रफ कर लेता हूं। पसलियों की बात करें तो पसलियां ना मनुष्य के अंदर किस प्रकार से होती है, कैसे इनकी संरचना होती है, उनकी बात करेंगे। देखो हेडिंग लगाओ, पसलियां, रिप्स, इंग्लिश में कहते हैं इसको रिप्स, रिप्स। ठीक है, मनुष्य के अंदर 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है, 12 जोड़ी। 12 जोड़ी का मतलब कितनी हो गई संख्या में, 24 हो गई। ठीक है, चलो इसको डिटेल में पढ़ाई देते हैं आज। ठीक है, मनुष्य के अंदर पसलियां कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है, संख्या में कितनी हो गई, 24 हो गई। ये बात याद रखनी है। कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, सुनो एक बार। हमारी जो पसलियां होती है, ये पीछे से कशेरुकदंड यानी वर्टिबल कॉलम से जुड़ी रहती है। ठीक है, और आगे एक हड्डी होती है, यहां से शुरू होकर देखो यहां तक जाती है। स्कूल के टाई के आकार की एक हड्डी होती है, इस हड्डी का नाम है स्टर्नम। एक एक बात को आप ध्यान से सुनना, स्टर्नम। ठीक है, पसलियां हैं, ये पीछे से जुड़ती है कशेरुकदंड यानी वर्टिबल कॉलम से जुड़ती है, कशेरुकदंड, इंग्लिश में इसको वर्टिबल कॉलम कहते हैं। पसलियां पीछे से कशेरुकदंड से जुड़ती है, और आगे से किससे जुड़ती है, स्टर्नम से। ठीक है, ये बात याद रखना। और कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी, संख्या में कितनी हो गई, 24, और ये हड्डी ये याद रखना स्टर्नम 25वीं। ठीक है, तो टोटल ये कितनी हो गई, 25 हो गई। अब इनकी संरचना देखे एक बार, तो देखो मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं। मान लो ये एक पसली है, ये दूसरी है, ये तीसरी, ऐसे करके आपको 12 बनानी है। 1 2 3 4 5 6। एक एक बात आप ध्यान से सुनना, इनको समझना कि ये 12 जोड़ी पसलियां हो गई। थोड़ा इसको रफ कर लो, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 जोड़ी पसलियां है, मतलब ये आगे से और इसके पीछे भी ऐसी ही होगी। तो 12 और 12 कितनी हो गई, 24 हो गई। ठीक है, आगे ये जुड़ती है स्टर्नम से। ठीक है, तो जैसे मान लो ये यहाँ पर स्टर्नम बना देता हूं।
ये स्टर्नम हड्डी है, ठीक है, जो 7वीं पसली तक है। कौन सी पसली तक है? 7वीं पसली तक है। अब सुनना एक बात, आप समझना अच्छी तरह से इसको, कि मनुष्य के अंदर कितनी जोड़ी पसलियां? 12 जोड़ी, अर्थात संख्या में कितनी हो गई? 24। और एक आगे कौन सी हड्डी होती है? स्टर्नम, इससे जुड़ी रहती है। कौन सी पसली तक है स्टर्नम? 7वीं पसली तक है, ठीक है। अब सुनो कि पसलियां पीछे से किससे जुड़ती है? वर्टिबल कॉलम यानी कशेरुकदंड से जुड़ती है। हमारे बैकबोन है ना, इसको कशेरुकदंड से पीछे जुड़ी रहती है और आगे स्टर्नम से आगे जुड़ती है। तो देखो ये 12 जोड़ी पसलियों में से आपको कुछ बातें आपको पहले पता होनी चाहिए। जैसे देखो कि 1 से 7 तक जो पसलियां होती है, 1 नंबर से लगाकर 7 नंबर तक, यानी 1 से लगाकर 7 जोड़ी पसलियां, ये यहां से लगाकर यहां तक की जो पसलियां होती है, इन पसलियों को कहते हैं सच्ची पसलियां, ट्रू रिब्स, सच्ची पसलियां कहते हैं। सच्ची मतलब यहाँ पर यह सच है या झूठ से मतलब नहीं है कि ये पसलियां हमेशा सच बोलती है, नहीं। सच्ची पसलियों का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो पसलियां ये पीछे से भी किससे जुड़ती है? कशेरुकदंड से, और आगे से किससे जुड़ती है? इस स्टर्नम से। इसी वजह से इनको कहते हैं सच्ची पसलियां। सुनो कि 1 से लगाकर 7 जोड़ी तक जो पसलियां होती है, इन पसलियों को कहते हैं सच्ची पसलियां। क्यों कहते हैं सच्ची पसलियां? क्योंकि ये पीछे से किससे जुड़ती है? कशेरुकदंड से, और आगे से किससे जुड़ती है? स्टर्नम से। पीछे से जुड़ती है कशेरुकदंड से और आगे से जुड़ती है स्टर्नम से। इस वजह से इनको सच्ची पसलियां कहते हैं, ठीक है। 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियों को कहते हैं झुट्टी पसलियां, फॉल्स रिब्स, झुट्टी पसलियां। अब ये झूठ थोड़ी बोलती है, लेकिन इनका कहने का मतलब क्या है? झुट्टी पसलियां क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये पीछे से तो कशेरुकदंड से तो जुड़ती है, अलग अलग जुड़ती है। 8वीं भी अलग जुड़ेगी, 9वीं भी अलग जुड़ेगी, 10वीं भी अलग जुड़ेगी। लेकिन ये आगे से जब ये आगे आती है ना, तो आगे ये सीधे ही किससे जुड़ जाती है? इस 7वीं पसली के निचले वाले भाग से, मतलब ऐसे, इस प्रकार से। इस वजह से इनको कहते हैं झुट्टी पसलियां। सुनना एक बात, 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियों को कहते हैं झुट्टी पसलियां, क्योंकि ये पीछे से कशेरुकदंड से तो अलग अलग जुड़ती है, लेकिन आगे ये 7वीं पसली यानी स्टर्नम के नीचे से ही जुड़ जाती है। और 11वीं और 12वीं जोड़ी पसलियों को कहते हैं घुमावदार पसलियां। क्या कहते हैं? घुमावदार पसलियां, ठीक है। मारवाड़ी में कहे तो हमारी पालियां, ठीक है। घुमावदार पसलियां छोटी छोटी होती है, पीछे से कशेरुकदंड से अलग जुड़ती है, आगे यहां तक आती है, ठीक है। ये याद रखना आपको, ठीक है। तो देखो आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा? फेफड़े पढ़े, फेफड़ों के बाद में हमने पसलियां पढ़ी। पसलियों को इंग्लिश में रिब्स कहते हैं। मनुष्य के अंदर 12 जोड़ी होती है, अर्थात संख्या में 24 है, ठीक है। और एक आगे हड्डी होती है, यहां से शुरू होकर यहां तक आती है, इसको स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। ये जो हड्डी होती है स्कूल के टाई के आकार की होती है। पसलियां पीछे से किससे जुड़ती है? कशेरुकदंड से, यानी पीछे से किससे जुड़ती है? वर्टिबल कॉलम से। आगे किससे जुड़ती है? स्टर्नम से। 1 से लगाकर 7 जोड़ी तक पसलियों को कहते हैं सच्ची पसलियां, ट्रू रिब्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पीछे कशेरुकदंड से भी जुड़ती है और आगे स्टर्नम से भी अलग अलग जुड़ती है। 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियों को कहते हैं झुट्टी पसलियां, क्योंकि ये कशेरुकदंड से तो अलग अलग जुड़ती है, लेकिन आगे स्टर्नम से सीधे नहीं जुड़ती है, बल्कि ये 7वीं पसली से ही जुड़ जाती है। 11वीं और 12वीं जोड़ी पसलियों को कहते हैं घुमावदार पसलियां। आज की क्लास के लिए काफी है, इतना ही। थैंक यू।